हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू पर्शनशाला। आज की वीडियो में हम कूलम्ब्स लॉ के ऊपर कुछ और क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो आज की वीडियो थोड़ी शॉर्ट होने वाली है क्योंकि कुछ कम ही क्वेश्चंस करवाए हैं, लेकिन क्वांटिटी कम है बट क्वालिटी अच्छी रहेगी इन क्वेश्चंस की। तो आज के क्वेश्चंस अगर आप मेरे सॉल्व के बिना कर पाते हो तो इसका मतलब आपके कूलम्ब्स लॉ के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो एकदम टकाटक है, मतलब कह सकते हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने आता है उसमें ये पूछा जाता है कि दो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि कुछ डिस्टेंस पर यानी कि 10 सेंटीमीटर पर रखे हुए हैं। व्हाट इज़ द रेशियो? इसमें रेशियो पूछा है ग्रेविटेशनल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स का आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा, 11th क्लास में पढ़ाया जाता है, वैसे आपको पता होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बिल्कुल कूलम्ब्स लॉ जैसा ही होता है, Gm²/r²। दो मासी जो बॉडीज़ होती है उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है ग्रेविटेशन फोर्स, ये उसकी बात हम कर रहे हैं। तो इस फॉर्मूले का भी हमें यूज़ करना है, और इसके अलावा कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला तो आप पहले से जानते ही हैं। क्वेश्चन में रेशियो पूछा है। रेशियो क्या पूछा है? एफ ग्रेविटेशन डिवाइडेड बाय एफ ई, ये हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हम ये निकाल लेते हैं और ये निकालने के बाद हमारा सवाल एकदम से सॉल्व हो जाता है। ठीक है। तो हमें बोला गया है कि दो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कुछ डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन ये रहा और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये रहा। ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन का भी मास होता है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कुछ होता है, और इस इलेक्ट्रॉन का भी मास कुछ ना कुछ होता है। तो देखो, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। और मास ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। अगर आपको याद है तो ठीक है, अगर नहीं याद है तो इसे याद कर लेना है। तो इलेक्ट्रॉन का मास और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, ये अपन को आना चाहिए। ठीक है। तो इसी पे अपन बात करने वाले हैं आज, इसका यूज़ करने वाले हैं। अच्छा, तो हमें क्या करना है? एफ जी अपॉन एफ ई निकालना है। तो पहले अपन ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल लेते हैं, फिर क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल लेते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, सॉल्यूशन अपना हो जाएगा। ठीक है, तो करते हैं। देखो, अगर मैं लिखूँ ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है Gm², और दोनों के बीच की डिस्टेंस को मैं r² मान लेता हूँ। और अगर मैं लिखूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो वो होता है Kq², और दोनों के बीच की डिस्टेंस को मैं r² मान लेता हूँ। ठीक है। यहाँ r दोनों के बीच की डिस्टेंस सेम है, तो ये दोनों कैंसिल। तो आगे हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको आगे अपन लिख सकते हैं, रेड पेन से लिख लेते हैं, Gm²/K⁻²। ठीक है। जी जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल होता है ये। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻11। इसी की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा वीक भी होता है, क्योंकि वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी आती है। इंटू हमें मास लिखना है, तो मास मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया 9.1 इंटू 10⁻31 का, क्योंकि स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर कर देंगे। ठीक है। इसको मैं सही से नीचे लिख देता हूँ कि जगह थोड़ी कम है, तो यहाँ लिख देते हैं 9.1 इंटू 10⁻31 का स्क्वायर। डिवाइड में जो आएगा वो आएगा के की वैल्यू मैं आपको बता चुका हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट 9 इंटू 10⁻9 इंटू जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का। यहाँ पर भी क्या है, स्क्वायर है। ठीक है। अच्छा, आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको। इस वैल्यू को जैसे ही सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो यहाँ देखो ध्यान से, 6.6 है, 9.1 है, 9 है और 1.6 है। इनको साइड में रख लेते हैं, 10 की पावर को एक साइड में रख लेते हैं। तो मैं इन वैल्यूज़ को आपको रख करके दिखा देता हूँ। यहाँ लिख देता हूँ मैं 6.6, 1.6 क्योंकि स्क्वायर में है तो 2 बार लिख देंगे, 1.6 से तो 1.6। अच्छा, डिवाइड में क्या था, 9 था, और अच्छा ऊपर 1.6 नहीं था, देखो ऊपर 9.1 था, तो 1.6 को नीचे लिख देंगे और 9.1 को ऊपर लिख देंगे। तो ये हटा देता हूँ। देखो, कैलकुलेशन करनी है इसलिए थोड़ा सा स्पीड से कर रहा हूँ मैं, आप लोग कर लोगे आराम से, मुझे पता है। और जिसको अगर फास्ट लगे तो वीडियो को स्लो करके भी देख सकता है।
9.1 इंटू 9.1, नीचे आएगा 1.6 इंटू 1.6। जब भी कैलकुलेशन करनी हो तो 10 की पावर को एक साइड रख लिया करो और सारी वैल्यूज़ को एक साइड रख लिया करो। ऊपर -31 का स्क्वायर है और नीचे 10 की पावर 9 भी है और 10 की पावर -19 भी है, ऊपर 10 की पावर -11 भी है। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज़ को अपन यहाँ नीचे लिख देते हैं। तो ऊपर क्या है, 10 की पावर -11 और 10 की पावर -31 का स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे अपन, इंटू 10 की पावर -31 डिवाइड में क्या है 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -19 इंटू 10 की पावर -19। अच्छा, जैसे ही इसे आगे आप सॉल्व करते हो तो सॉल्व करने के बाद में, सॉल्व करने से पहले अपन इन पॉइंट्स को हटा लेते हैं। देखो तो ऊपर देखो कितने पॉइंट्स है, 1 2 3, सारे पॉइंट्स एक वैल्यू के बाद है तो नीचे 1000 आ जाएगा। ये आपने आई होप कर रखा होगा पहले से। देखो यहाँ देखो एक पॉइंट रहा, एक पॉइंट रहा, 2 पॉइंट रहे, 3 पॉइंट रहे, तो 3 पॉइंट यहाँ रहे और 1 और 2, तो 2 पॉइंट से तो 2 पॉइंट कैंसिल हो जाएंगे। एक पॉइंट के ऊपर बच गया तो नीचे अपन 0 लिख देंगे। तो इनको हटा देता हूँ मैं और अपन कर देते हैं इसे आगे। तो ये क्या हो जाएगा, 66 इंटू 91 इंटू 91 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 16 इंटू 16 और नीचे आ जाएगा एक 10। क्यों आया, क्योंकि ऊपर 3 पॉइंट्स थे, नीचे 2 पॉइंट थे, 2 से 2 पॉइंट कैंसिल हो जाते और एक की वजह से नीचे 10 आ गया। अच्छा, इसको जब आप सॉल्व करते हो तो ये आ जाता है 10 की पावर -44। अब इतनी एक्सपेक्टेशन तो कर ही सकता हूँ कि -11 -31 को जब ऐड करते हो तो क्या आता है क्या नहीं आता है। फिर 10 की पावर 9 है, ये प्लस में है तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो इतनी एक्सपेक्टेशन तो कर ही सकता हूँ मैं। तो 10 की पावर -44 आ जाएगी। ठीक है, ये होने के बाद में ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू लिख रखी है, इस वैल्यू को आप जैसे ही सॉल्व करते हो तो ये आ जाता है आपका 237 और इस 10 को ऊपर ले जाएंगे, इस 10 को यहाँ ऊपर ले जाएंगे तो इस 10 को ऊपर ले जाने से ये आ जाएगा इंटू 10 की पावर -45। ठीक है, ये आ जाता है अपना रेशियो। ठीक है, तो अपना जो आंसर आ गया लास्ट में वो आंसर ये है, F ग्रेविटेशन डिवाइडेड बाय F इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसका जो ऑर्डर आ जाता है वो आता है 10 की पावर -42, मतलब कि नीचे डिवाइडेड बाय 1000, ऊपर भी 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 10 की पावर -42 और यहाँ लग जाएगा एक पॉइंट। ठीक है, तो ये ऑर्डर आ जाता है। इस ऑर्डर में क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए मैंने ऑर्डर निकाल दिया, वरना आपका आंसर ये भी है। यहाँ पर भी आपका आंसर एकदम सही है। यहाँ तक जो मैंने लिखा है ये वाला भी आपका आंसर एकदम सही है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को आप पहले एक बार फिर से देख लो और इस क्वेश्चन को आप खुद से पहले करो, उसके बाद मेरी वाली लेक्चर को अगर आप देखते हो तो बहुत ही बढ़िया रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को अपन देखते हैं। चलो यहाँ से कर देंगे, ये पीछे वाली स्लाइड पे ही चल गया। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, देखो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक चार्ज है क्यों, इसको डिवाइड किया है 2 पार्ट में। ठीक है, वैल्यू क्या होनी चाहिए इन चार्ज की, जो 2 पार्ट में डिवाइड किया है उनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि दोनों के बीच में जो फोर्स लगे वो मैक्सिमम लगे। देखो मेरी बात समझो, मैं क्या बोलना चाहता हूँ। हमारे पास कोई एक चार्ज था क्यों, इसको मैंने डिवाइड किया Q1 और Q2 में। ठीक है, अब मैं एक फोर्स का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, F = K Q1 Q2 बाई R²। ये बोल रहा है कि इस Q1 और इस Q2 की वैल्यू क्या हो कि ये जो फोर्स है ये फोर्स क्या हो, मैक्सिमम हो, ये पूछा गया है। ठीक है, तो कैसे निकाल सकते हैं, आराम से निकाल पाओगे आप। इस फॉर्मूले को देखो, आप इस फॉर्मूले को देखो, एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, उस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखना। एक फॉर्मूले को अगर आप ध्यान से देखते हो, F = K Q1 Q2 बाई R²। देखो फोर्स किस बात पे डिपेंड कर रहा है,
फोर्स कब मैक्सिमम हो सकता है? जब Q1 और Q2 का मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा हो या फिर R की वैल्यू कम हो। तो R तो अगले ने बोला है सर्टेन डिस्टेंस, यानी कुछ डिस्टेंस पे रखा है, मतलब R फिक्स हो गया। ग्रीन पेन यूज़ करते हैं, ग्रीन यूज़ करते हैं। देखो R तो फिक्स हो गया, K होता है कांस्टेंट, तो वो वैसे फिक्स है। तो यहाँ से फोर्स जो है वो डिपेंड करता है Q1 और Q2 के मल्टीप्लिकेशन पे। ठीक है, तो फोर्स मैक्सिमम कब हो सकता है? जब Q1 और Q2 का मल्टीप्लिकेशन मैक्सिमम हो जाए। तो हम सिर्फ ये देख लेंगे कि Q1 और Q2 का मल्टीप्लिकेशन कब मैक्सिमम आता है, और जैसे ही हम ये चीज़ निकाल लेंगे तो हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी। हमें Q1 Q2 पूछा है ना, तो आराम से निकाल पाते हैं अपन। देखना, देखो ध्यान से सोचना इस चीज़ को। मान लेते हैं Q1 प्लस Q2 जो है ना वो 10 है। तो तुम मेरे को ये बताओ कि Q1 मल्टीप्लाई Q2 मैक्सिमम कब आएगा, ये तुमको बताना है मुझे। देखो कैसे बता पाओगे। एक बार के लिए हम मान लेते हैं Q1 को 1, और एक बार इसको Q1 को 1 मान लेते हैं, इसको 9 मान लेते हैं। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 9 आता है। इसको 2 मान लेते हैं, इसको 8 मान लेते हैं, तो ये आ जाएगा 8 2 ज़ा 16। इसको 3 मान लेते हैं, इसको 7 मान लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 21। इसको 4 मान लेते हैं, इसको 6 मान लेते हैं, क्योंकि 6 प्लस 4 ही तो 10 हो रहा है, 3 प्लस 7 ही 10 हो रहा है, 2 प्लस 8 ही 10 हो रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 24। आगे करते हैं, इसको 5 मान लेते हैं, इसको 5 मान लेते हैं, ये 5 5 कितना हो जाएगा 25। और आगे चलते हैं, इस 5 के बाद में इसको 6 मान लेते हैं, इसको 4 मान लेते हैं, ये आ जाएगा 24। फिर इसको 7 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, ये आ जाएगा 21। अब ध्यान से देखो, एक पैटर्न दिखेगा तुम्हें। क्या पैटर्न दिखता है? 3 से 4 माना, 4 के बाद में 5 माना, तो 5 तक जब तुम आते हो तो इनका मल्टीप्लिकेशन मैक्सिमम आता है। और मैंने पहले ही बोला है कि एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, यानी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मैक्सिमम होगा तो फोर्स मैक्सिमम होगा। यानी कि दोनों चार्ज 5 और 5 होंगे तभी 25 मैक्सिमम, क्योंकि उसके बाद देखो ये डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो गया। यहाँ तक इंक्रीज़ हो रहा है, फिर उसके बाद यहाँ से डिक्रीज स्टार्ट हो गया। इसका मतलब ये भी 5 होना चाहिए, ये भी 5 होना चाहिए। तो हमारा सॉल्यूशन आ गया। इसको फिर से देखो आप, Q1 Q2 को 1 9 2 8 सब मान करके देख लिया, लेकिन जब 5 5 दोनों आए तो मैक्सिमम इनका मल्टीप्लिकेशन आया, और मल्टीप्लिकेशन पे ही डिपेंड कर रहा है फोर्स। तो इस वजह से फोर्स इस डायरेक्ट, क्योंकि Q1 इंटू Q2 है, इसलिए जब ये दोनों मैक्सिमम होंगे तभी फोर्स मैक्सिमम होगा। सो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आंसर आ जाएगा कि Q को हम जब डिवाइड करेंगे Q1 और Q2 में, तो ये भी Q/2 होना चाहिए, ये भी Q/2 होना चाहिए। ठीक है, देख लो आप। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस वैल्यू को आप याद भी कर सकते हो, क्योंकि एक ही क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीट का क्वेश्चन है, 2019 में पूछा हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो 2 कंडीशन वाले क्वेश्चंस करवाए थे, कुछ कुछ वैसा है। देखो इसमें बोला है कि 2 पॉइंट चार्जेस ए एंड बी आर प्लेस्ड। इसमें कुछ चीज़ मिसिंग है। देखो चार्जेस जो है ना यहाँ ए एंड बी तो है, लेकिन वो प्लस क्यू और माइनस क्यू है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि जो 2 चार्ज इस क्वेश्चन में थे वो प्लस क्यू और माइनस क्यू है। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं। 2 चार्ज है ए और बी, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू है, प्लेस्ड है कुछ डिस्टेंस पे, और फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज एफ। उनके बीच में लगने वाला फोर्स कितना है? एफ। ठीक है, अगर 25% चार्ज, 25% चार्ज ऑफ ए से 25% चार्ज को बी पर ट्रांसफ़र कर दिया जाए, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। 25% बी में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, देन फोर्स बिटवीन देम बिकम्स। तो उनके बीच में फोर्स कितना लगेगा, यानी कि पहले जो फोर्स था वो एफ था, और बाद में जो फोर्स है वो एफ डैश लगेगा। फिर से आ गया 2 कंडीशन वाला क्वेश्चन। आई होप समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जल्दी से। मैं फिर से इसको मिटा करके सही से लिख देता हूँ। देखो ये प्लस क्यू और माइनस क्यू है, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं था। यहाँ प्लस क्यू और माइनस क्यू है, ए प्लस क्यू है, ये ए है, और ये बी है। चलो सॉल्व करते हैं इसे। देखो अपन मान लेते हैं पहली कंडीशन में एक प्लस क्यू चार्ज है, एक प्लस क्यू चार्ज है, और एक माइनस क्यू चार्ज है।
ठीक है। तो प्लस क्यू और माइनस क्यू है जो कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, मैं आर मान लेता हूँ, क्या दिक्कत है, ठीक है, आर डिस्टेंस पे मान लिया। अच्छा आगे चलते हैं। इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको एफ बोला है अगले ने क्वेश्चन में, और ये एफ जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। क्यू है ना दोनों, इसलिए के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इसको माइनस में लिख सकते हो चाहो तो, अपन मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो अपन माइनस नहीं लगा रहे क्योंकि प्लस माइनस डायरेक्शन को बताएगा। ये एफ के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आ गया। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 टू कंडीशन वाला क्वेश्चन, पहले ही बोला था मैंने इक्वेशन बनाते हैं अपन। चलो आगे चलते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। तो अब निकालते हैं एफ डैश, बोल देते हैं एफ डैश में अगले ने बोला क्या है, 25% प्लस क्यू से माइनस क्यू गया, तो ये रहा प्लस क्यू, और ये कुछ आर डिस्टेंस पे ये रहा माइनस क्यू। यहाँ से यहाँ 25% गया, क्या गया 25%, चार्ज गया ना। तो प्लस क्यू का 25% माइनस क्यू को ट्रांसफ़र कर दिया गया, तो प्लस क्यू का 25% कितना होता है पहले वो तो पता करें। या फिर प्लस क्यू में से जब माइनस हो गया तो कितना प्लस यहाँ बचेगा और कितना यहाँ हो जाएगा, ये निकाल लेते हैं। चलो निकालते हैं। देखो प्लस क्यू था, उसमें से जो निकाला गया वो निकाला गया प्लस क्यू का ही 25%, और जब परसेंट होता है तो नीचे 100 लिख देते हैं, तो डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, 25 से 100 गया तो ये आ जाएगा 4, तो क्यू में से माइनस क्यू बाई 4 हुआ। सही, आगे चलते हैं। जब क्यू माइनस क्यू बाई 4 होता है तो ये कितना हो जाएगा, 4 क्यू माइनस क्यू बाई 4। आसान था लेकिन फिर भी आप लोग के लिए सॉल्व कर दे रहा मैं, 3 क्यू बाई 4। तो यहाँ जो चार्ज बच जाएगा वो प्लस 3 क्यू बाई 4 बच जाएगा, पहली चीज़। आगे चलते हैं। ये जो क्यू बाई 4 था ये ट्रांसफ़र कर दिया गया, ये क्यू बाई 4 ट्रांसफ़र कर दिया गया इधर। तो इधर ट्रांसफ़र करने के बाद ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा वो अपन निकाल लेते हैं। तो निकालते हैं उसको भी, आ जाओ। देखो यहाँ था माइनस, यहाँ था माइनस क्यू, और इसमें जो आया वो कितना आया, प्लस क्यू बाई 4, वही 25%। देखो यहाँ देखो 25% क्यू बाई 4 ही तो है, ये रहा। तो ये क्यू बाई 4 इधर ही तो भेजा गया। ठीक है, तो क्यू बाई 4, तो ये क्यू बाई 4 हो गया, माइनस क्यू प्लस क्यू बाई 4। सॉल्व करते हैं इसे, तो माइनस 4 क्यू प्लस क्यू बाई 4, तो माइनस 4 क्यू प्लस क्यू इज इक्वल टू माइनस 3 क्यू बाई 4, राइट। तो ये आ जाएगा माइनस 3 क्यू बाई 4। तो पहला जो चार्ज अब आ गया ट्रांसफ़र करने के बाद वो तो आ गया 3 क्यू बाई 4, और ये आ गया माइनस क्यू बाई 4। अब जो अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्शन, अट्रैक्शन फोर्स जो लगेगा वो इन दोनों के बीच में लगेगा। तो अब जो फोर्स का फॉर्मूला लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा एफ डैश इज़ इक्वल टू, पहला कितना है 3 क्यू बाई 4, दूसरा कितना है वो भी कितना है मैग्नीट्यूड वाइज 3 क्यू बाई 4 डिवाइडेड बाय दोनों के बीच के डिस्टेंस को आर स्क्वायर अपन ने मान लिया। सॉल्व करते हैं, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, और के भी आता है ना इसमें, के भी तो आता है इस फॉर्मूले में। तो ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है, आगे लिखते हैं इसे। तो आगे इसको अपन इसको छोटा करके साइड में लिख देते हैं ताकि जगह हो जाए, और छोटा कर देते हैं। चलो, तो जो एफ डैश आया वो कितना है अपना 9/16 के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। इस के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर को देखो, आप इसको देखो, पीछे चलो और इसको देखो, ये दोनों सेम है और इक्वल है एफ के। तो इसलिए के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, अपन लिख सकते हैं एफ। तो ये वहाँ लिख देते हैं अपन, तो ये वहाँ लिख देते हैं अपन। तो यहाँ क्या हो जाएगा आंसर अपना, एफ डैश इज़ इक्वल टू 9/16, और इस के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की जगह एफ। तो अपना आंसर आ गया एफ डैश इज़ इक्वल टू 9/16 एफ। सो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो कूलाम्स लॉ पे मैं आपको बोल रहा था कि कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊँगा। तो ये वो क्वेश्चंस थे। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे, और इसके अलावा अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं।
हर क्वेश्चन को मैंने डिटेल में इसलिए करवाया है ताकि आपका कोई भी डाउट रह ना जाए। फिर भी अगर आपको डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, अबाउट में जा कर के मेरे इंस्टाग्राम हैंडल या ट्विटर हैंडल पे भी मेरे को क्वेश्चन कर सकते हैं। सो पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में।